बहुत अच्छा एक मौका है हमारे लिए कि आपके सामने जो है जिस तरह की कश्मीर में किलिंग्स हो रही हैं और जिस तरह से पुंछ में हमारे फ़ौजी भाइयों को छुप करके इन उग्रवादियों ने जिस तरह से उनका कत्ल किया है, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर कश्मीर जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनको इन किलिंग्स के ख़िलाफ़ आगे आना चाहिए और इस तरह की वारदात करने वाले जो हैं उनको कहीं से भी ढूंढ करके और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करना चाहिए। आज क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये कहूँगा कि मेनली ये आप बिट्टा साहब को सुनने के लिए ही यहाँ पर सारी प्रेस आई हुई है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि इनका हमेशा एक ही रहा है कि टेररिस्ट जो हैं कहीं भी हों उनके खिलाफ़ ये खड़े हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने पहले मानवता की रक्षा करना उन्होंने की, उनको नहीं छोड़ा। एक हमारी बहन प्रिंसिपल सिख समुदाय से पर अपने खून पसीने की तनख्वाह से कश्मीरी बच्चियों को उनकी फीस भरती थी 3 के 4 15,000 रुपया, जो मुझे उन्होंने बताया। मानवता थी, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई का खेल नहीं था। पर एक सवाल का जवाब सबसे बड़ा उठता है, हमने भी तो पंजाब के अंदर लड़ाई लड़ी, खालिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहते थे बिट्टा खालिस्तान के खिलाफ है। मैं कहा हाँ, हमारी कौम का गद्दार है, बिल्कुल कहो। मानवता का, भारत माता का गद्दार नहीं हूं मैं। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु तेग बहादुर महाराज ने हिंद की चादर मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी, हम उस असूलों पर चले। तो वहां के कश्मीरी एक्टिविस्ट क्यों ना निकले बाहर? जो बड़े बड़े चैनलों में आते क्यों मैदाने जंग में ना आए? जब हमने मौत का कफन बांध करके, सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, KPS गिल, हमने लड़ाई लड़ी, तो इनको लड़ाई लड़ने में क्या दिक्कत है? कि हर चीज पुलिस फोर्सेस लड़ेगी, फौज लड़ेगी, BSF लड़ेगी, CRP लड़ेगी, ये लोग क्यों ना करें? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आसान टारगेट है कि किसी के पास सुरक्षा नहीं, गोली का निशाना बना दो। अरे आप में हिम्मत है ना, चैलेंज करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, पंजाब में चैलेंज करता था। लड़ना चाहते हो ना, मैं आता हूं, अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ के आता हूं, अपने लाइसेंसी हथियारों के साथ आता हूं। आओ सीधी सामने फायरिंग करते, आ जाओ। ये बुजदिल, ये कायरता, ये कौन सी बहादुरी है भाई? पाकिस्तान से हथियार लाओ और देखा एक इनोसेंट व्यक्ति दुकान पे खड़ा है, दुकान पे बैठा है, एक मेरी बहन बच्चों को शिक्षा दे रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को शिक्षा दे रही, गोली मार दी। ये कौन सी बहादुरी है भाई? मैं चैलेंज करता हूं। मैं श्रीनगर भी जाके चैलेंज किया था आज से 10 दिन पहले कि आओ। कहां हूं मैं? कौन सी जगह पे कश्मीर पे आऊं? भागना मत, गोली मेरी भी चलेगी, साली पूरी निशाने पे मारूंगा, पर मेरे साथ सरकारी सुरक्षा नहीं होगी। आओ। कोई दुकान पे बैठा है, कोई स्कूल में बैठा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसके पास तो सुरक्षा नहीं। मैं आया, मेरे पास तो सुरक्षा है, ठीक है ना? आप पत्रकार, आपको कई चीज़ों की नॉलेज होगी। वहाँ आके किसी को गोली मार दे, क्या इसमें पुलिस क्या करेगी या प्रशासन क्या करेगा? मेरा सवाल है। उन्होंने एक नई प्लानिंग बनाई है कि आसान टारगेट कैसे हो सकता है। अब फौज वालों को किया, अब देखो उन्होंने जरूर हमारे लोगों को मारा है, शहीद किया है, जवान शहीद हुए हमारे। कुत्ते की तरह मारते रोज, इनको पकड़ पकड़ के लाशें लाते, इनकी ऐसी की तैसी, इनके जबड़े निकाल निकाल के इनको मारेंगे। आपने देखा कैसे घसीटा जा रहा है। अब ये अपनी वीडियो बना के लोगों को भावुक करें, पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे लोगों को शहीद करेंगे और पहली सरकारों की तरह हम ऐसे बैठ जाएंगे। कोई गल नहीं, दिल्ली तो पूछते हैं, उनको दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, ये उनको पता चल चुका है। जिस दिन हम वार करेंगे, 5 शहीद करेंगे, हम उनके 50 ठोकेंगे, ठोक ठोक के मारेंगे, तड़पा तड़पा के, कुत्ते को जैसे मरे को घसीटते हैं ना, ऐसे घसीट के मारेंगे। रोज आप देख रहे हैं। ये देखो आसान टारगेट है। इसमें हम कहें
गवर्नर साहब कमजोर है इसमें कहें, हम अमित शाह जी कमजोर है इसमें कहें, प्रधानमंत्री नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को यह सोचना है। क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्या अमित शाह जी की तरफ से, क्या होम मिनिस्ट्री की तरफ से, क्या दिल्ली के गवर्नर की तरफ से, क्या जम्मू कश्मीर की तरफ की पुलिस से, क्या सीआरपी से, क्या कोई कमी आई है? आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये रास्ते में जाते हुए किसी की किलिंग करनी उसके अचानक है, पर उसका जवाब साथ साथ दिया जा रहा है। मुझे लगता है सरकार इसके ऊपर भी कुछ सोचती है। मौसम खराब होने के कारण प्लेन अमृतसर में लैंड किया आधा घंटा, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरा ख्याल है कि मैं जब 370 धारा हटने की चर्चा चली थी तो मैं आपके पास आया था यहाँ पे, और जब एयरपोर्ट गया था तो वहाँ जब टेलीविजन के अंदर देखा, अनिल जी भंडारी जी मेरे साथ थे, तो टीवी के अंदर डिबेट इसकी पार्लियामेंट का सेशन के ऊपर अमित शाह जी अपनी स्पीच कर रहे थे 370 धारा के ऊपर, और उस स्पीच को देखते देखते पहली बार उनकी मैंने स्पीच सुनी। मुझे ये था कि मैं प्लेन मेरा छोड़ दूं, प्लेन कल पकड़ लूं, पर इनकी स्पीच को मैं सुन लूं। मैं इतना प्रभावित हुआ, और मुझे उस दिन आपको कहा था कि 370 धारा हटेगी और हटनी चाहिए। मेरा ख्याल 10 दिन या 15 दिन के बाद 370 धारा हटी, अमन शांति आया। पत्थरबाजी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून के बने तिरंगे झंडे का बार बार अपमान, जवानों के ऊपर गोलियां, जवानों की रोज शहादत। हिंदुस्तान में कोई गांव कोई ऐसा नहीं था जब जवानों के खून से लथपथ बॉडी तिरंगे झंडे के अंदर उसमें घर में पहुंचती थी। एकदम 370 धारा हटने के बाद एकदम हालात नॉर्मल हुए, और कई डिबेटों में आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही, शबनम लोन थी वो डिबेट के अंदर, कश्मीर में कई ऐसे लोग, सबको तो नहीं कहूँगा, जो हमेशा आतंकवादियों के लिए खड़े रहते हैं, जो कहते 370 धारा नहीं हटेगी। मैं तो 335 एक ही बात की थी। आज डिबेट होती है। भगवान ने क्या कृपा की कि हमें 370 धारा हट के एक नया इतिहास रचा, जो 70 साल की कैंसर की बीमारी थी।